18 अक्टूबर हिंदू के पेज 9 पे क्विज दिया हुआ है नेशनल कैपिटल्स के बारे में। दुनिया की हाईएस्ट नेशनल कैपिटल कौन सी है? ला पाज, यानी कि हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे। तो साउथ अमेरिका में बोलिविया कंट्री की 2 कैपिटल्स हैं, उनमें से एक कैपिटल है ला पाज जो कि 3.6 किलोमीटर्स की ऊंचाई पे है। क्रुंग थेप महा नखोन, ये कौन सी देश की कैपिटल है? थाईलैंड की। ये एक्चुअली बैंकॉक का ऑफिशियल नेम है। ऐसे कौन से देश हैं जिनका खुद का नाम और उनकी कैपिटल का नाम सेम है? वो देश हैं मोनाको, यानी कि मोनाको देश की कैपिटल का नाम भी मोनाको ही है। ऐसे ही मेक्सिको, जिबौटी, साउ टोम एंड प्रिंसिपे। इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली का फाउंडेशन स्टोन ले किया गया था 1911 के दिसंबर में, जब दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज 5 ने अनाउंस किया था कि ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल कैलकाटा से ट्रांसफ़र करके दिल्ली करी जाएगी। फिर कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी। 20 साल बाद 1931 में ऑफिशियली न्यू दिल्ली का इनॉग्रेशन किया गया था। इनॉग्रेशन किसने किया था? उस टाइम के वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने। न्यू दिल्ली को किसने डिज़ाइन किया था? एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर ने। यूनियन जैक क्या है? ये यूके का नेशनल फ्लैग है। हिंदू पेज 10 इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 में स्टैब्लिश किया था इसको इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ने मिलके। 1926 में इंडिया आईसीसी का मेंबर बन गया था अलोंग विद न्यूजीलैंड एंड वेस्ट इंडीज। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है। इसके अभी 108 मेंबर्स हैं। क्या कभी कोई इंडियन आईसीसी का प्रेसिडेंट या चेयरमैन बना है? हाँ, कुछ लोग प्रेसिडेंट और चेयरमैन बन चुके हैं इंडिया से। इसका पुराने नाम में इंटरनेशनल की जगह कभी इंपीरियल हुआ करता था और काउंसिल की जगह कभी कॉन्फ्रेंस हुआ करता था। हिंदू पेज 11 इंटरपोल। इंटरपोल की अभी दिल्ली में 90th जनरल असेंबली चल रही है। ऑफिशियल नेम है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत सारे देशों की पुलिस फोर्सेस में कोऑपरेशन इनेबल करती है। 1923 में बनाया गया था। लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर्स है। 195 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। नॉर्थ कोरिया इसका मेंबर नहीं है। लेटेस्ट मेंबर है माइक्रोनेशिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में है। 2021 में माइक्रोनेशिया ने इसे ज्वाइन किया था। हर देश में इंटरपोल का एक नेशनल सेंट्रल ब्यूरो होता है कॉपरेशन इंश्योर करने के लिए। तो इंडिया से सीबीआई इंटरपोल से कोऑर्डिनेट करता है। ये करीब 6-7 तरीके के नोटिस निकालता है। उनमें से सबसे इनफेमस नोटिस है रेड नोटिस, यानी कि कोई अगर वांटेड पर्सन होता है तो उसके खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस निकालता है। मिसिंग पर्सन के लिए येलो नोटिस, अनआइडेंटिफाइड बॉडी के लिए ब्लैक नोटिस एंड इमिनेंट थ्रेट के लिए ऑरेंज नोटिस। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हिंदू पेज 12 पे दिया हुआ है। पॉवर्टी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि बंदा पैसे कम कमा रहा है। हो सकता है बंदा पैसे तो कमा रहा हो लेकिन उसके बावजूद उसको बाकी हेल्थ, एजुकेशन वगैरह ठीक से ना मिल रही हो। इसलिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में सिर्फ पैसे नहीं देखे जाते हैं, बाकी फैसिलिटीज देखी जाती हैं। इस इंडेक्स को निकालता है यूएनडीपी एंड ओपीएचआई। इसमें इंसिडेंस एंड इंटेंसिटी दोनों चीज़ें देखी जाती हैं, यानी कि किसी देश में कितने लोग गरीब हैं एंड वो कितनी बुरी तरह गरीब हैं। कुछ लोग होते हैं जो पॉवर्टी लाइन के बहुत ही पास होते हैं और कुछ होते हैं बेहद गरीब होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मेजर करता है। जो लेटेस्ट इंडेक्स आया है इसने इंडिया के NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 से डेटा लिया है। इसके हिसाब से 2005 से 15 के बीच में इंडिया में 28 करोड़ लोग पॉवर्टी से बाहर आए थे। 15 से 20 के बीच में 14 करोड़ लोग, यानी कि जिस स्पीड से इंडिया में पॉवर्टी खत्म हो रही है वो स्पीड लगभग सेम रही है। अभी भी इसके हिसाब से 22 करोड़ इंडियंस पॉवर्टी में हैं। 3 डायमेंशंस ये देखती है हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड। जैसे हेल्थ में देखा जाता है कि बंदे को न्यूट्रिशियस फूड मिल रहा है या नहीं, एंड अगर बहुत लंबे टाइम तक न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलेगा तो चाइल्ड मोर्टेलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे ही एजुकेशन में बच्चे कितना स्कूल एक्चुअली जाते हैं एंड कितने सालों तक जाते हैं, यानी कि अटेंडेंस एंड ईयर ऑफ स्कूलिंग। लिविंग स्टैंडर्ड में घर में ड्रिंकिंग वाटर है या नहीं है,
खाना पकाने के लिए फ्यूल है या नहीं है, जब खाना खाओगे पानी पियोगे तो सैनिटेशन के लिए जाना पड़ेगा, सैनिटेशन फैसिलिटी है या नहीं है, घर में बिजली होनी चाहिए, बिजली का कनेक्शन लेने जाओगे तो वो कहेंगे तुम्हारा हाउस नंबर क्या है, यानी कि हाउस भी होना चाहिए, एंड जब हाउस होगा तो उसमें एसेट्स भी होंगे। एडिटोरियल साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, अगर दो देशों में लड़ाई हो जाए तो लड़ाई के दौरान तो ऑब्वियसली साइबर अटैक्स होंगे ही होंगे, उसके लिए हमारे पास एक डेडिकेटेड साइबर कमांड भी होनी चाहिए। लेकिन हम लोग ये चीज़ इग्नोर कर देते हैं कि पीस टाइम में भी साइबर अटैक्स होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी इंडिया कोई वॉर तो नहीं लड़ रही है, लेकिन तब भी इंडिया के ऊपर साइबर अटैक्स हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम्स को कमज़ोर किया जा रहा है, इलेक्शन रिजल्ट्स को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है। जैसे रिसेंटली आईआईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम हैक किया गया था, जिससे 800 से ज़्यादा बच्चों ने फ़ायदा उठाया था। कुछ साल पहले कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल सामने आया था। इन लिंक्स पर क्लिक करके आप और चीज़ें पढ़ सकते हो। वेपनाइजेशन ऑफ एवरीथिंग, यानी कि सारे देश कोशिश करते हैं कि कोई भी टेक्नोलॉजी हो, अगर उसकी कोई मिलिट्री एप्लीकेशन है तो उसको यूज़ किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, वॉर लड़ा जाता है वेपन्स के द्वारा, लेकिन इंफॉर्मेशन के द्वारा भी वॉर को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन फैला के आप दुश्मन को मिसलीड कर सकते हो या डीमोरलाइज कर सकते हो। ग्रे जोन अटैक्स आजकल हो रहे हैं। जैसे इस आर्टिकल में कहा गया है कि आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम को जो हैक किया गया वो एक ग्रे जोन अटैक है इंडिया के ऊपर। ग्रे जोन मतलब ना तो आप पीस में हो ना वॉर में हो, ना तो आप किसी कंट्री के साथ बिल्कुल ही मिलजुल रहे हो कि अरे वाह यार मजा आ गया, क्या बढ़िया देशों की दोस्ती है, और ना ही आप उनके साथ वॉर में हो, आप इंटरमीडिएट हो। ऐसे टाइम पे भी दुश्मन देश साइबर अटैक्स करके आपको कमज़ोर करता रहता है। एंड आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम या कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल उसी चीज़ का एग्जाम्पल है। 21st सेंचुरी में सारी कंट्रीज प्रेफर करती हैं कि दूसरी कंट्री पे साइबर अटैक करके उसको कमज़ोर किया जाए, क्योंकि लगभग हर कंट्री साइबर अटैक्स कर सकती है और ये बढ़ेंगे, इसलिए सब कंट्रीज़ को साथ में बैठ के साइबर स्पेस को रेगुलेट करना चाहिए। ग्रे जोन अटैक्स बढ़ते रहेंगे, इसलिए हमें इनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग डिफेंसेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। क्लास 45 में हाइब्रिड वॉरफेयर और क्लास 47 में साइबर सिक्योरिटी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। दूसरा एडिटोरियल इकोनॉमी के ऊपर है। पैंडमिक से लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। इनइक्वालिटी बढ़ी है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ कंपनीज का मुनाफा बहुत बढ़ गया पैंडमिक के दौरान, लेकिन कुछ लोगों के काम धंधे बिल्कुल ठप हो गए, राइट। तो इनइक्वालिटी हर जगह बढ़ी है, जिसकी वजह से वर्ल्ड बैंक का एस्टीमेट है कि दुनिया भर में 7 करोड़ लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले गए हैं। वर्ल्ड बैंक का ये भी एस्टीमेट है कि इंडिया में एक्सट्रीम पॉवर्टी तो नहीं, लेकिन पॉवर्टी में 5.5 करोड़ लोग और चले गए। अच्छा, भारत सरकार ने 2011 से पॉवर्टी के ऊपर कोई भी डेटा नहीं निकाला है, इसलिए सारे नंबर्स वर्ल्ड बैंक के एस्टीमेट्स हैं। गवर्नमेंट ने कैसे रिस्पॉन्ड किया? गवर्नमेंट ने सबका ख्याल रखा, गरीबों का भी, कंपनीज का भी और अपना भी। जैसे गरीबों के लिए सरकार लाई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें बहुत सारी चीज़ें थीं। उनमें से कुछ मेजर चीज़ें हैं। 80 करोड़ लोगों के लिए फ्री खाना, मनरेगा में 20 रुपये पर डे की हाइक। कंपनीज के लिए सरकार ने क्रेडिट लाइंस खोली, जिसकी वजह से कंपनीज को आसानी से लोन मिल गया। अच्छा, ऐसी उम्मीद थी कि सरकार कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ा सकती है, ऐसी उम्मीद थी, बट सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि 2019 में सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर दिया था। तो कुछ लोग कह रहे थे बढ़ा दो वापस, बट ऐसा कुछ नहीं किया। सरकार को अपना रेवेन्यू बढ़ाना होता है ना, तब तो सरकार पैसे खर्च करेगी, इसलिए सरकार ने जीएसटी रेट्स को इंक्रीज कर दिया, जिससे आपने रिसेंटली भी देखा होगा जीएसटी नंबर्स काफ़ी अब अच्छे आ रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से गवर्नमेंट्स को कैसे टैकल करना चाहिए इस प्रॉब्लम को, जो कोरोना की वजह से पॉवर्टी इंक्रीज हुई है। वर्ल्ड बैंक कहता है कि सरकारों को 3 काम करने चाहिए। सबसे पहले गरीबों को मिलने वाली पैसा या सब्सिडीज बढ़ानी चाहिए। दूसरा, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी हर बंदा पे करता है। कोई बंदा कितना भी गरीब हो, अगर वो कोई भी चीज़ खरीदता है तो उस पर उसको जीएसटी लगता ही लगता है, वो प्रोडक्ट की वैल्यू में इंक्लूड होता है। इसलिए सरकारों को अमीर लोगों पर टैक्स लगाना चाहिए, यानी कि डायरेक्ट टैक्स रेट्स बढ़ाने चाहिए, ना कि इनडायरेक्ट टैक्स रेट्स।
एंड सरकारों को इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि अगर फ्यूचर में फिर से ऐसे कोई पैंडमिक वगैरह आता है तो इकोनॉमी उतनी परेशान ना हो जितनी अभी हुई थी। रोज़ राइटिंग प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्ज़ाम में नंबर लिखने के मिलते हैं, पढ़ने के नहीं मिलते। पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन पढ़ने के बाद लिखना और भी ज़रूरी है। चाहे लिखने के बाद पेपर फाड़ दो, लेकिन प्लीज़ लिखो ज़रूर।